नॉर्थ ईस्ट अपने आप में इतना ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है कि लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात ही नहीं करते. लोगों को इतनी इग्नोरेंस है सो कॉल्ड मेनलैंड इंडिया में. मतलब आई हेट दैट वर्ड. मतलब इनफैक्ट कोई लोकल भी जब मेनलैंड इंडिया बोलता है तो मैं टोक देता हूँ. डोंट यूज दैट वर्ड. आई डोंट लाइक मेनलैंड इंडिया वर्ड. इंडिया इज वन इंडिया ना यार. उसमें क्या मेनलैंड और नॉन मेनलैंड क्या होता है यार. इट इज वन इंडिया. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन कि रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया. राइट. वहाँ पे जब लोगों को नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो उनके मन में नॉर्थ ईस्ट मतलब हाँ नॉर्थ ईस्ट क्या है ना. वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट अपने आप में 8 स्टेट्स हैं भाई. 8 स्टेट्स. मतलब टोटल शायद 29 या 30 या 31 स्टेट्स हैं. आई एम फॉरगेटिंग. तो मतलब इट इज ऑलमोस्ट 25-30% ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट्स. बस्तर इज अ प्लेस लाइक इट्स फियर्ड आल्सो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक नक्सलवाद का वो था, इन्फ्लुएंस था. तो जब आप गए थे आपने क्या देखा वहाँ पे? मैंने भी जिसको बोला मैं बस्तर जा रहा हूँ, हर किसी को उसने यही बोला कि दिमाग खराब हो गया है, बस्तर जा रहा है. बस्तर जाके क्या करेगा, वहाँ पे क्या मिलेगा तेरे को. प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी. हर किसी ने मतलब नॉट इवन अ सिंगल पर्सन आई फाउंड हु सपोर्टेड कि हाँ ठीक है. लोगों को लगता है कि आपने जिस दिन से कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे खूब सारे और आप वायरल हो जाओगे सडनली, है ना. जो कि होता नहीं है कभी भी नहीं होता है. जैसे मैं अभी मणिपुर की वो आरंबाई वाली स्टोरी बता रहा था. तो आरंबाई मेकर्स बचे ही नहीं है. वो पूरे मणिपुर में ही 3 लोग बचे हैं. तो उनको ढूंढने में ही इतना मुश्किल हो गया था. मेरे को 1 हफ्ता लग गया था वहाँ तक पहुँचने में, सिर्फ उस इंसान तक पहुँचने में. फिर उनको मनाना कि शूट भी करेंगे या स्टोरी भी बताओ, ये करो वो करो. तो बहुत लंबा प्रोसेस था वो. बहुत टीडियस प्रोसेस था. आपने मणिपुर की बात की थी, आप गए थे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम. वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि इट वाज अ वेरी टेंस सिचुएशन. यार देखो, इट इज़ नॉट अ ट्राइबल वॉर. क्लियरली इट इज़ नॉट अ ट्राइबल वॉर. ये तो मतलब इसमें कोई डाउट डिबेट नहीं है. ट्राइबल वॉर्स आज के नहीं है ना. कई 100 सालों से, हजारों सालों से होते हुए आए हैं. पर दिस इज एन आउटसाइड लाइक एन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. दिस इज नॉट अ लोकल इशू. क्योंकि इतने टाइम से नॉर्थ ईस्ट में शांति थी. पिछले 5-7 साल से सब कुछ शांत था. अरुणाचल के बॉर्डर टाउन में, मणिपुर में, है ना, कहीं पे भी देख लो, हर जगह, नागालैंड में, राइट, एवरीवेयर देयर वाज पीस. राइट. तो जो लोगों का वो परसेप्शन था कि नॉर्थ ईस्ट में खतरा है जाने से, ये वो, तो सब खत्म हो रहा था. ऑब्वियसली पीपल लाइक. Namaskar. Welcome to another episode of Outlook with Abhilash. Today we have a very special guest with us. He has come all the way from Jaipur and he has been traveling all across India all throughout these years. And it gives me a lot of pleasure to welcome Shiva from Shiva Tales. Shiva, welcome to the show. Thank you, Abhilash. Thank you for having me. Yeah, and thank you so much for taking out your time today. My pleasure. I know you are busy, you are always traveling, but thanks so much for accommodating this conversation today. We'll try to understand a lot about how a traveler who kind of makes content and makes videos, you know, how you operate and how is it that you started and your journey and all of those things. But before we before we go into that, I would like to know about your background and your maybe your childhood, your education, and if there's any kind of other work or other job that you have done. So if you can just let us know about it. Yeah, okay. So और हम लोग हिंदी में भी बात कर सकते हैं. It can be a mix of Hindi and English. Sure. Yeah. So Abhilash, I am born and brought up in Jaipur, Rajasthan, as you already mentioned. Right. मैं वहीं पैदा हुआ था, वहीं बड़ा हुआ हूँ. But after 12th, I moved out to Bombay for engineering. Okay. और जैसे हर इंजीनियरिंग के अलावा सब करता है, मैं भी मैंने भी वैसे ही किया. Okay. So I finished my engineering course and then I got into sales. I got into technology sales. So I was working for quite a lot of large multinationals like Adobe, Citrix, Avaya, even Wipro, Indian multinationals. So I worked for them. I sold software for them. Right. And initially hardware, then I moved to software selling. So I was selling to enterprises. That is what my
major B2B. role was Right. B2B selling. So I Right. was in it for about more than about 8 to 10 years when I did this job. Okay. Uh, then I decided that this is not something which I really want to do. And that is when I decided that I need to do something else. तब मैंने वो quit किया and then I started making videos. So Just videos. just videos, which has been about 3 to 4 years. Okay. 4 years. मतलब roughly. स्टार्टिंग आपने कैसे ट्रैवल वीडियो से स्टार्ट किया था या कुछ अलग टाइप का कुछ कंटेंट था जो आप नहीं, शुरू मैंने इनफैक्ट जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या बनाऊंगा ऑनेस्टली. ओके मुझे सिर्फ ये मालूम था कि मुझे ट्रैवलिंग पसंद है बचपन से. विद माय फादर ऑलवेज टेकिंग मी ऑन शॉर्ट ट्रिप्स ओके with family. तो वो शुरू से ही था. मतलब whenever we would have 1 or 2 days, my dad would take me traveling. He would just take his scooter or car or whatever. जब भी जिस टाइम पे जिस फेज में जो था, we would just go on long trips. कभी Yes. शिमला निकल गए, कभी मसूरी निकल गए, कभी कहीं निकल गए, रणथंबोर निकल गए. So you have had a like nice childhood, I guess. Yeah. So Yeah. traveling was always part of my life. So Okay. so that is something that I always loved doing. I grew up doing that और मुझे वो हमेशा से पसंद ही था. और मैं सेल्स जॉब में था तो वो भी लेने का एक बड़ा रीजन ये था कि मैं सेल्स में मुझे ट्रैवल करने को मिलता है, नए नए लोगों से मिलने को मिलता है, एक्सपीरियंसेस करने को मिलता है. तो उस वजह से सेल्स मेरे लिए ठीक भी था और इसीलिए मैंने शायद एक कॉर्पोरेट जॉब इतने लंबे टाइम तक कर ली. अगर कोई मुझे डेस्क पे बांध देता, वो बोलता सॉफ्टवेयर कोड करो या डेस्क का काम करो, तो शायद मैं 1 साल भी सर्वाइव नहीं कर पाता. सो आई डोंट नो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, बट जो भी है, दिस इज व्हाट डेस्टिनी हैड फॉर मी. It took me so many years, a decade to quit. But then finally I did. So I knew कि हाँ, so what I was telling you was कि वो मुझे मालूम था कि मुझे ट्रैवल करना है. Okay. Right, I need to do something. If I quit my job, I need to do something which I love doing. So one of them was traveling. The second thing was storytelling. Okay. So I had so during school days, even during college days, till later time, I used to do a lot of theater. Really? Dramatics, huh. Okay. So I have done a lot of theater, amateur theater, even professional theater for quite some time. Nice. I think वहां से आपकी जो वो नरेशन है, हाँ, मतलब हाँ, there's now I can connect the dots. वो मुझे नहीं पता था. दैट वाज ऑल सबकॉन्शियस बिकॉज दैट वाज स्टिल कॉलेज टाइम. उसके बाद फिर वो जो थिएटर का कीड़ा जो होता है, वो इतने साल किया होता है तो कहीं ना कहीं रह जाता है वो. तो जब मैं जॉब में भी था, तो जैसे अब बॉम्बे में हूँ मैं, आई एम बेस्ड देयर. So if there is some group who's doing some play, right, maybe 2 or 3 in once in 2-3 years, I would join a play and do shows for it. Right. और कुछ नहीं है तो कभी कभार मैं ये भी करता था in my last few years of my job कि पुराने eminent writers जो हैं लिटरेचर के, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, Right. लाइक विजय दांदे था, राजस्थान के बहुत बड़े राइटर हैं जिनके ऊपर पहली शाहरुख खान की पहली मूवी बनी थी, वो विजय दांदे था की स्टोरी पे बनी थी. Okay. राइट. हरिशंकर परसाई, इस्मत चुगताई. सो इस टाइप के राइटर्स की शॉर्ट स्टोरीज होती थी. तो वो किसी कैफे में बैठ के पढ़ देता था मैं. मेरे दोस्त का कैफे है दिल्ली में, वहां जाके कुछ एक आधे घंटे का रीडिंग सेशन, स्टोरी बनाते का सेशन कर दिया. तो वो मैं ऐसे जनरली करता रहता था टाइम पास के लिए. इट वाज नॉट फॉर अर्निंग और एनीथिंग, जस्ट क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन. तो बस वो दिमाग में ये था कि क्या करना है मुझे नहीं पता था, बट ट्रैवल करना है और ट्रैवल करते करते कहानियां सुनानी है. वो क्या कहानियां होंगी, उसमें यूनिक क्या होगा, वो मुझे नहीं पता था. क्योंकि एक चीज और मुझे क्लियर थी कि मुझे वीलॉगिंग नहीं करनी, ट्रैवल वीलॉगिंग नहीं करनी. दैट वाज वेरी वेरी क्लियर इन माय माइंड. अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. दैट इज नॉट मी. आई एम नॉट सेइंग इट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट दैट इज नॉट मी. तो मैं कभी भी उस चीज में कंफर्टेबल नहीं रहा कि मैं कोई जगह पे बैठा हूँ, अब मैं गेस्ट के साथ हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे क्या बन रहा है. मैं वो नहीं कर सकता. मैं उस चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ. तो मुझे लगा कि मुझे उसको कुछ अलग स्ट्रक्चर देना पड़ेगा. खैर उस टाइम पे तो मैंने सोचा भी नहीं था कि क्या होगा, बट मैंने छोड़ दिया. जब मैंने जॉब छोड़ा तो ना मैंने लाइफ में कभी एक बार भी एडिटिंग करी थी, ना मैंने कभी स्क्रिप्टिंग करी थी, ना मैंने कभी कैमरा फेस किया था.
मैंने कभी कैमरा भी फेस नहीं किया था, कैमरा के सामने कभी बोला भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं आता था मुझे बेसिकली। तो आफ्टर क्विटिंग द जॉब इज व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग यूट्यूब वीडियोस से। फिर एक नैस, अगर आपने सुना हो, नैस डेली Nas करके एक Daily. चैनल है। हाँ. सो आई हैड जस्ट स्टार्टेड डूइंग दिस स्टफ एंड ही चोज सम 20 क्रिएटर्स फ्रॉम इंडिया, जिसको उसने अपना फ्री कोर्स कराया, नैस क्रिएटर वर्कशॉप। तो Right. उसमें आई गॉट चोजन अमंगस्ट टॉप 20 पीपल इन इंडिया। Okay. तो देन दे टुक मी इन एंड आई गॉट ट्रेन्ड विद स्क्रिप्ट राइटिंग भी थोड़ी बहुत सीखी, थोड़ी बहुत एडिटिंग, उन्होंने बेसिक सिखाए। मैं यूट्यूब से भी सीख रहा था और थोड़ा सा ये एक एड ऑन पुश मिल गया जहाँ पे थोड़ी सी हैंड होल्डिंग मिल गई। तो ये दो चीज़ें मिला के यूट्यूब से और इस कोर्स से मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा, और उसके बाद बस फिर अपना फ़ोन लेके और निकल गया कि क्या करना है। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। ये जो अभी आपका जो ये फॉर्मेट है, आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड फॉर्मेट, यहाँ तक आने, लाइक व्हेन डिड यू रियलाइज दैट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू? जैसे कि आप यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, राइट? और मैंने देखा है आप स्पेशली जो द ट्राइबल कल्चर होता है वहाँ पे, आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, राइट? सो वो वाला जो एंगल है वो कब आया आपके लाइफ में? वो थोड़ा सा लेटर आया। आई थिंक इट टुक मी अराउंड 7-8 months टू कम देयर। शुरू में मैं क्या करता था, मेरे को पता था कि मेरी कोई यूनिक कहानियां बतानी है। तो यूनिक कहानी से कैसे शुरू हुआ, मैं राजस्थान में यूनिक लोग ढूंढने लग गया। ओके. Instead of me telling stories, I thought I'll tell stories of people who are doing something unique. ओके. तो जैसे किसी एक, मैं पता करते करते कहीं मैंने न्यूज़पेपर में एक छोटी कटिंग देख ली कि एक आदमी है जो सांप पकड़ता है, उसका पैशन ही सिर्फ सांप पकड़ना है। सो मैं जयपुर के पास एक 2 घंटे दूर एक गांव में पहुंच गया जहाँ पे वो रहते हैं। छोटा सा टाउन है टॉक करके, वहाँ चला गया, वहाँ पे उनको ढूंढा, किसी कहीं जैसे तैसे कॉन्टैक्ट निकाले, फिर उनकी एक छोटी सी स्टोरी कर दी कि उनका क्या पैशन है, कैसे वो सांप पकड़ते हैं, क्यों पकड़ते हैं, सांपों से उनका क्या कनेक्ट है, कैसे बना, ऐसे करके एक स्टोरी बना दी। फिर कोई एक इंसान मिला जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ राजस्थान के अंदर ही हजारों साल पुरानी केव पेंटिंग्स ढूंढने में बिता दी, और उनको 100 से ज्यादा केव पेंटिंग्स मिली हैं वहाँ पे। तो मतलब इन दैट पर्टिकुलर एरिया, बुद्धि करके एक एरिया है, सो उसी के 20-25 किलोमीटर के एरिया में उन्होंने 100 केव पेंटिंग्स ढूंढ रखी है, एंशिएंट केव पेंटिंग्स। सो उनकी स्टोरी कर दी। तो इस टाइप से मैं लोग कर रहा था यूनिक। तो ऐसे करते करते मैं फिर एक बार उत्तराखंड गया, ऐसी कई स्टोरीज करके। तो राजस्थान से बाहर निकला, थोड़ा सा कंफर्ट आ गया मुझे कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत कैमरा के सामने बोल सकता हूँ, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो मैं उत्तराखंड पहुंचा। एक लेडी है जहाँ पे मैं कई साल पहले जाके रहा था, उनका एक वहाँ पे एक फार्म हाउस तो नहीं बोलेंगे, माउंटेन हाउस बोल लीजिए। ओके. तो एक माउंटेन हाउस है उत्तराखंड में, मुनस्यारी के ऊपर, बिल्कुल रिमोट में उनका घर है, जहाँ पे उनके घर पहुंचने में भी आपको 1.25 घंटा ट्रैक करना पड़ेगा। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने एक सुंदर सा ग्लास हाउस बना रखा है, और वो धीरे धीरे वो वैसे ही शिफ्ट हुई थी अपना जॉब छोड़ के। तो वो और अपने हस्बैंड, बट शी इज अ सरदारनी, बट वो वहाँ पे लोकल्स के बीच में जाके शी इज द विलेज सरपंच। एज एन आउटसाइडर शी इज अ विलेज सरपंच। तो उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि एक तो पूरे अपना सेंट स्टीवंस की पढ़ी हुई, अच्छा, मतलब सो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब छोड़ छाड़ के वो गांव में चली गई। हाँ. बस गई। वहां से उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया। तो उनकी बड़ी जर्नी इंटरेस्टिंग थी, तो वो उसकी स्टोरी करने में पहुंचा था। ओके. तो वहां पे वो क्या करती थी कि लोग, अपने लोकल जो लोग होते थे गांव वाले, पर्टिकुलरली लेडीज, उनको इकट्ठा करके वो बनाती थी लोकल ऑर्गेनिक चीजें, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, और उनको बेचने में हेल्प करवाती थी एट गुड प्राइस। राइट, कहीं हैंडलूम स्टोर्स हो गए, या ऑनलाइन हो गया, या वेबसाइट पे हो गया, तो वो सब उन्होंने एनेबल किया फॉर द विमेन। और फिर वहां पे उन्होंने एक होम स्टे विलेज टाइप का ही बना दिया। सो शी एनेबल्ड एवरी वुमन एंड एम्पावर्ड हर टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो अपने घर में होम स्टेज का पूरा ट्रेनिंग देके कि कैसे अपने घर में लोगों को वेलकम करना है, अच्छे से ट्रीट करना है, लोकल उत्तराखंड का खाना खिलाना है, अपना ट्राइबल फूड खिलाना है, या विलेज अपनी कम्युनिटी का खाना खिलाना है। तो वो मैं वहाँ रुकने गया था।
तो वहां पे मैं उन लेडीज से मिला जिनका अपना लोकल विलेज कल्चर है, कुछ लोकल ट्राइब्स भी थी, गति ट्राइब हो गई जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, तो उनकी कहानियां मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो अब देवर नॉट स्पेशल पीपल, वो कुछ अलग नहीं कर रहे थे, वो तो अपना रोज का ही काम कर रहे थे, बट उनकी फोक टेल्स मैंने सुनी, उनके फोक सॉन्ग सुने, उनके गाने सुने, उनके डांस देखे, मैंने कहा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और उसके पीछे उन्होंने बताया कि भाई अब ये हमारा एंशिएंट गाना है जो हमारे परदादा गाते थे और उसके पीछे की हिस्ट्री ये है। तो वो कहानियां मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो वो करते करते मैंने कहा कि यार ये बताना है, मैं लोग नहीं ढूंढूंगा, मैं लोगों की कहानियां ढूंढूंगा, कल्चर्स की कहानियां ढूंढूंगा, गाँव की कहानियां ढूंढूंगा और डिफरेंट कल्चर्स ढूंढूंगा अपने इंडिया के। तो वहां से फिर एक टर्न आया 7-8 महीने बाद। ओके। उसके बाद फिर जब मैं नॉर्थ ईस्ट पहुंचा तो यहाँ पर तो मैं अरुणाचल जब सबसे पहली बार गया तो बिल्कुल यहाँ तो प्योर ट्राइबल कल्चर मिला मुझे बिल्कुल, क्योंकि डीप गांव में मैं गया। और मेरा दोस्त जिसके साथ मैं पहली बार गया था, हु इंट्रोड्यूस्ड मी, धृतिमान करके मेरा दोस्त है, राइट, आई थिंक यू नो हिम, राइट, डेफिनेटली। सो फर्स्ट टाइम मैं अरुणाचल उसके साथ बिल्कुल एक डीप गांव में गया, गालो ट्राइब के गांव में, तो वहां तो दुनिया ही अलग थी। हाँ, अलग दुनिया है। तो वहां पे जब मैंने उनकी स्टोरीज एक्सप्लोर करनी शुरू करी और उनकी कहानियां बताई तो मेरे को इतना मजा आया, और फिर वो पॉपुलर भी उसी तरीके से हुई, और फिर लोकल्स का रिस्पेक्ट भी उसी तरीके से मिला। तो मैंने कहा यार ये डायरेक्शन है, दिस इज व्हाट आई शुड टेक, आई शुड टेल स्टोरीज अबाउट कोर डीप विलेज कल्चर, देयर फोक स्टोरीज, देयर फोक सॉन्ग्स, देयर लाइफ, वाई, व्हाट इज देयर कल्चर, वो कहाँ से आया, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी माइथोलॉजी क्या है, क्योंकि हर ट्राइब की अपनी माइथोलॉजी है। यस, तो वो माइथोलॉजिकल स्टोरी भी, जैसे अगर हम अरुणाचल की बात करें तो 26 ट्राइब्स हैं, राइट, उसमें 100 से ज्यादा सब ट्राइब्स हैं, और उसी स्टोरी की सबकी 100 वर्जन है, राइट। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये कहानियां जो हैं वो सिर्फ जो अभी जो दादाजी, नानी जी, नाना जी जो बचे हुए हैं उन्हीं को पता है, ना उनके बेटों को पता है जो मिडिल एज में है, ना यंग जनरेशन को पता है। यंग जनरेशन को तो बिल्कुल ही भूल जाओ, राइट, बट पेरेंट्स को शायद थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट वेग नॉलेज है। बट एक्चुअल कहानियां, फेस्टिवल्स जो हो रहे हैं किसी को नहीं पता क्यों हो रहे हैं, सब जाएंगे, नाचेंगे, थोड़ा सा ट्रेडिशनल डांस करेंगे, गाना गाएंगे, गाना भी जो गा रहे हैं वो रटा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है नहीं पता, उसकी माइथोलॉजी क्या है नहीं पता। तो मैंने फिर वो ढूंढ ढूंढ के उसकी स्टोरीज करनी शुरू करी। तो मुझे ये लगने लगा कि मैं इनको किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट तो कर रहा हूँ, डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो वो दो पर्पस मुझे मिले कि एक तो ये कहानियां जो गांव गांव की हैं, माइथोलॉजीज, फोक सॉन्ग्स, टेल्स, उनकी स्टोरीज, उनको मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं, और दूसरा उसको सब तक कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में अगर मैं बनाऊंगा तो वो फिर वो डॉक्यूमेंट्री बन के चली जाएगी, उसको कोई देखने वाले जो नीश ऑडियंस, बिल्कुल कोर नीश ऑडियंस है, वही देखेगी, नई जनरेशन नहीं देखेगी। तो इसलिए मैंने अपना जो आप स्टोरी फॉर्मेट की बात कर रहे हो, धीरे धीरे उसको ऐसे कोशिश करता हूँ मैं कि उसको ऐसे बताऊं, इंस्टाग्राम पे जैसे विद इन 60 सेकेंड्स वही सेम स्टोरी बताता हूँ, यूट्यूब और फेसबुक पे वही सेम स्टोरी मैं 10 मिनट में बताता हूँ। बट उसमें कोशिश यही रहती है कि वो इतनी कलरफुल, वाइब्रेंट और फुल ऑफ लाइफ हो कि वो डॉक्यूमेंट्री ना लगे, वो एक हाइब्रिड हो बिटवीन अ वीलॉग एंड अ डॉक्यूमेंट्री, सो दैट हर कोई उसको देखे और कंज्यूम करे। सो वो मेरा फॉर्मेट की कोशिश रहती है। डेफिनेटली। और बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली उस टाइप का कंटेंट। it's a bit heartfelt also, at the same time it's informational भी होता है थोड़ा बहुत, राइट, और जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए वो ढूंढ लेता है एंटरटेनमेंट उसी में। सो हाँ, आई थिंक लाइक it's a good balance of that. सबसे पहले कब आए थे आप नॉर्थ ईस्ट द फर्स्ट टाइम? आई थिंक लॉकडाउन के बाद होगा शायद, नहीं? हाँ, लॉकडाउन के, मैंने जॉब भी लॉकडाउन के बाद ही छोड़ी थी, सब उसके बाद की बात है। आई थिंक 4 साल होने वाले हैं, मतलब 3.5 साल मान लो आप, 3.5 years ago आई केम फॉर द फर्स्ट टाइम टू नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद से अभी तक आ ही रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें मैं 4 बार नहीं आया। ओके। बार बार जो आप, लाइक यू हैव टोल्ड दिस अर्लियर ऑल्सो, कि आप कहीं भी जाते हैं आप घूम फिर के नॉर्थ ईस्ट आ ही जाते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन 2 है। एक तो ये कि
मतलब नॉर्थ ईस्ट अपने आप में इतना ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है कि लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात ही नहीं करते. लोगों को इतनी इग्नोरेंस है सो कॉल्ड मेनलैंड इंडिया में. मतलब आई हेट दैट वर्ड. मतलब इनफैक्ट कोई लोकल भी जब मेनलैंड इंडिया बोलता है तो मैं टोक देता हूँ कि डोंट यूज दैट वर्ड. आई डोंट लाइक मेनलैंड इंडिया वर्ड. इंडिया इज वन इंडिया ना यार. उसमें क्या मेनलैंड और नॉन मेनलैंड क्या होता है यार. इट इज वन इंडिया. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन कि रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया. राइट. वहां पे जब लोगों को नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो उनके मन में नॉर्थ ईस्ट मतलब हाँ नॉर्थ ईस्ट क्या है ना. वहां पे नॉर्थ ईस्ट अपने आप में 8 स्टेट्स हैं भाई. 8 स्टेट्स. मतलब टोटल शायद 29 या 30 या 31 स्टेट्स हैं. आई एम फॉरगेटिंग. तो मतलब इट इज ऑलमोस्ट 25-30% ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट्स. इट्स एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट इज बिगर देन यूके. मतलब लैंड एरिया वाइज. एब्सोल्युटली. आई एम नॉट सरप्राइज्ड. बट इंडिया में ही बात करें, सिर्फ इंडिया में ही बात करें तो 25% तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट है जिसमें 8 स्टेट्स हैं अपने आप में. करेक्ट. राइट. करेक्ट. तो आप जो बात कर रहे हो 75% की बात कर रहे हो. ऑल रेस्ट ऑफ द स्टेट्स. जस्ट 25% constitutes these 8 states, and every state has its own language, own culture, right, own stories, सब cultures. I think subcultures. 500 से ज्यादा तो indigenous communities है यहाँ पे. हाँ. तो इतना कुछ है एक्सप्लोर करने को कि मतलब मेरे को जैसे मैंने बताया 3.5 साल 4 साल ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं. फिर भी मैं अभी तक 3 स्टेट्स तो मैंने टच ही नहीं करी नॉर्थ ईस्ट में. इतने सालों से मैं आ रहा हूँ. मैंने आपको बोला 4 बार आता हूँ मैं एटलीस्ट. जिसमें आके एक बार 1-1.5 महीना रहता हूँ. ऐसा नहीं है कि आया तो 10 दिन में चला गया. एवरी ट्रिप ऑफ माइन इज हियर फॉर एटलीस्ट मंथ एंड मिनिमम मंथ. बट वो 1.5 महीना खिंच जाता है. तो इतना मिनिमम टाइम फ्रेम होता है. तो मैं साल का आप देख लो कि 6 महीने तो मैं नॉर्थ ईस्ट में निकालता हूँ. राइट. फिर भी मैं 3 स्टेट्स अभी तक, जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पे मैंने अभी तक कदम ही नहीं रखा है. कई स्टेट्स मैंने ढंग से बहुत डीपली एक्सप्लोर करी हैं. जैसे आसाम में मैंने काफी सारी ट्राइब्स को किया है अभी तक. बोडो साइड थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लोर करना है. बट उसके अलावा मैं काफी कोनों में जा चुका हूँ. राइट. अपर असम, लोअर असम की ट्राइब्स. फिर अगर अरुणाचल की बात करेंगे तो अरुणाचल इज ऑलमोस्ट लाइक माई सेकेंड होम. वहाँ पे ऐसी कोई शायद 26 में से 1 या 2 ट्राइब्स बची होंगी जिसपे मैं अभी तक डिटेल में नहीं काम किया है. मणिपुर के अंदर मैं 2-3 बार गया हूँ. कॉन्फ्लिक्ट टाइम में भी गया हूँ. उनकी कई सारी, वैसे तो वहाँ पे ज्यादा ट्राइब्स नहीं है. मैतेई, कुकी एंड नागा 3 ही है मेनली. बट उसमें भी डीपली उनकी स्टोरीज करी हैं. राइट. तो ऐसे सब. नागालैंड की मैंने बहुत ज्यादा नहीं करी बट मैं नागालैंड 2-3 बार गया हूँ. तो वहाँ की ट्राइब्स की मैंने स्टोरीज कई ट्राइब्स की करी है. वहाँ को और एक्सप्लोर करना ऑब्वियसली अभी बाकी है. बट जैसे मैंने बताया कि 3 तो अभी तक मैं कदम ही नहीं रखा 3 स्टेट्स में. सो देयर इज सो मच मोर टू एक्सप्लोर. राइट. इसलिए मतलब आई कीप कमिंग. प्लस आई लव नॉर्थ ईस्ट कल्चर एंड द स्टोरीज हियर, द पीपल हियर. राइट. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. आपने मणिपुर की बात की थी. आप गए थे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम. वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि इट वाज अ वेरी टेंस सिचुएशन और आप कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे ही गए थे आई थिंक. फर्स्ट टाइम तो मैं नॉर्मल स्टोरीज के लिए गया था. जब मणिपुर में पहली बार गया था तो नॉर्मल स्टोरीज के लिए ही गया था. जैसे फॉर एग्जांपल हर किसी को मणिपुर की लोकताक लेक के बारे में पता है. करेक्ट. हर कोई जानता है लोकताक लेक क्या है. बट लोकताक लेक के सराउंडिंग मैतेई स्टोरीज इतनी ज्यादा है. तो वहां पे बोला जाता है कि पूरा एक लोकताक लेक का एक ड्रैगन है जिसकी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है. तो मैंने वो स्टोरी ढूंढ के वो स्टोरी बताई. आई डिडंट टेल कि कम टू लोकताक. आई सेड दिस इज लोकताक व्हिच एवरीबॉडी नोज. बट डिड यू नो दैट देयर इज अ स्टोरी अबाउट दिस. ऐसे मैतेई कल्चर्स की, कुकी कल्चर्स की, दोनों साइड की मैंने बहुत सारी डीप में घुस के उनकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज निकाली. उनके मार्शल आर्ट्स निकाले. थांगता करके उनकी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है, उसकी स्टोरी करी कि उसकी हिस्ट्री कहाँ से आती है. उसका पाखंबा से उनके मूवमेंट्स का क्या रिलेशन है. पाखंबा इज देयर गॉड, स्नेक गॉड. हाँ, जो उनके कई सिंबल्स में आपने देखा होगा. और उसके लिंक्स आते हैं आज की ट्रेडिशनल थांगता में. उसके मूवमेंट्स वो स्नेक मूवमेंट से निकल के आते हैं. तो वो कहाँ से आए उसकी स्टोरीज करी मैंने. उस टाइम पे एक, ये तो स्टोरी किसी को भी नहीं पता. इसको करने में मेरे को बहुत टाइम भी लगा था. आरंबाई करके दे हैड देयर वेपन. एक मोरपंख वेपन होता था विच इज लाइक अ डार्ट जिसको वो घोड़े से फेंकते थे, पैदल भी फेंकते थे उनकी आर्मी.
तो उस टाइम पे मैतेई आर्मी की बहुत हेल्प हुई थी उस डार्ट की वजह से। वो बर्मीज आर्मी को हराया था उन्होंने यूजिंग दीज पॉइजन डार्ट्स। तो आरम बाई उनका सांगोल जो घोड़ा होता है उसके ऊपर करके उस टाइम पे, तो उसकी स्टोरी करी मैंने। तो व्हेन आई डिड ऑल दी स्टोरीज, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द लोकल। वो बोलते थे कि हमें भी नहीं पता थी। आई गॉट लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, क्योंकि मैं वही, जब मैं वहाँ गया था मणिपुर, तो मैं 2 महीना वहीं था और ये घूम घूम के ढूंढ ढूंढ के मैंने स्टोरीज निकाली थी। सो एवरीबडी लव्ड एंड लॉट गॉट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस सेइंग कि हमें ही नहीं पता था हमारे कल्चर के बारे में इतना, जितना आप 2 महीने में एक्सप्लोर करके गए हो, हमें दिखा रहे हो, बता रहे हो उनके घर की स्टोरी। राइट। काइबुल, कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, लामजाओ बोलते हैं क्या, आई एम मिसिंग। हाँ, इतने सारे होते हैं तो मैं नाम मिस कर जाता हूँ। बट तो वो स्टोरीज करी। तो बट उस बात को फिर 1.5 साल हो गया था, सॉरी, जब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, तब आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम पीपल इन मणिपुर कि व्हाई डोंट यू शो द स्टोरीज, बिकॉज एवरीबडी लुक्ड अपॉन मी कि ये आया था, ये कहानियां बता रहा था हमारी, जो कोई नहीं बता पाया, तो शायद जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी कहानी भी ये बता पाएगा। तो वो 1 साल तक तो मैं नहीं गया। बहुत लोगों के मैसेजेस आए, मतलब इट हैज टू बी द राइट टाइम, मेरा भी शेड्यूल होते हैं, सब होते हैं। तो हर कोई मेरे को लंबे लंबे मैसेजेस लिखता था कि वी आर सफरिंग, कम टेल आवर स्टोरी। तो वहां फिर मैं कॉन्फ्लिक्ट टाइम में गया, बिकॉज आई थॉट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, कि मतलब अगर मैं उस टाइम पे गया हूँ जब सब कुछ अच्छा था, और मैंने अगर ये डिसाइड किया है कि स्टोरीज ही सुनानी है और यूनिक स्टोरीज सुनानी है, राइट, सो देन आई शुड गो एंड टेल द स्टोरीज ऑफ पीपल ऑफ व्हाट इज द, बट आई कुड नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनीबॉडी, आइदर कुकीज और मैतेईज, राइट। तो मैं उस हिसाब से गया कि मैं दोनों की कहानियां बताऊंगा, कुकीज की भी बताऊंगा और मैतेईज की भी बताऊंगा। तो उस टाइम पे, हाँ, तो उस टाइम पे बहुत तकलीफ हुई। मतलब पुलिस स्टेशन में जा जाके मेरे को परमिशन लेनी पड़ती थी अंदर घुसने के लिए, पूरा लेटर लिखवाने पड़ते थे, प्रूफ देने पड़ते थे। उसके लिए भी काफी वो लगाना पड़ते थे, जुगाड़ लगाने पड़ते थे। फिर जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स थे जहाँ पे बॉम्बार्डमेंट्स हो चुकी थी, जिनके घर के अंदर बॉम्ब शेल्स थे, जिनके घर की फैमिली के लोग मरे थे, उन लोगों से मैंने जाके बातचीत करी, उनके पर्सपेक्टिव लिए, दोनों साइड पे, मैतेई कुकी साइड पे। कुकी ग्रेवयार्ड्स में मैं गया, मैतेई रिलीफ कैंप्स में गया, जहाँ पे लोग रह रहे हैं जिनका पूरा गांव का गांव उड़ चुका है और वो रिलीफ कैंप में ही रह रहे हैं, उनकी कहानियां बताई। तो बहुत इमोशनल और बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था। और मैंने वो स्टोरीज बताई, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जब मैं कांगपोकपी का एक बड़ा इंसिडेंस हुआ था, जहाँ पे उन्होंने एसपी पे अटैक कर दिया था। करेक्ट, हाँ, मैंने सुना है। तो उससे 1 दिन पहले आई वॉज विद दी स्पोक्स पर्सन ऑफ कुकी कम्युनिटी, जो वर पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो उसमें उनका एक डेजिग्नेटेड स्पोक्स पर्सन था, जिनका मैंने पॉडकास्ट किया था, विच विल फाइंड ऑन माय इंस्टाग्राम पे, क्लिप्स मिल जाएंगे और यूट्यूब पे पूरा मिल जाएगा, दोनों पे है पॉडकास्ट, दोनों साइड के। ओके। तो वो जिस दिन मैं शूट कर रहा था, दैट वाज माय लास्ट डे इन मणिपुर। तो कांगपोकपी में ये शूट कर रहा था, एंड आई वाज सिटिंग विद द जेंटलमैन एंड वी डिड दैट पॉडकास्ट, वेरी हीटेड पॉडकास्ट। मतलब नॉट टुवर्ड्स मी, बट द डिस्कशन वाज वेरी हीटेड, क्योंकि मैंने बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे थे कि मतलब मैतेई तो बोलते हैं कि आपने ये किया, ये वो, और वैसे ही मैंने मैतेई साइड पे भी पूछे थे। तो ये शूट खत्म हुआ एंड माय बाइक लेफ्ट मणिपुर दैट डे आफ्टर शूटिंग दिस। नेक्स्ट डे आई हियर कि कॉन्फ्लिक्ट वापस शुरू हो गया है, कांगपोकपी में शुरू हुआ है, एंड देयर हैज बीन दिस मेजर वायलेंस, जिससे कर्फ्यू वापस लग गया है। सो मेरा ऐसे शोल्डर में 1 दिन पहले निकला, तो शायद मैं ये पॉडकास्ट शूट करने 1 दिन बाद जाता, या शायद 1 दिन एक्सटेंड करता, तो पता नहीं क्या होता। सो दिस वाज अ नैरो एस्केप दैट आई हैड इन मणिपुर। क्या लगा आपको, क्या रीजन है इस कॉन्फ्लिक्ट का, फ्रॉम व्हाट यू अंडरस्टूड? यार देखो, इट इज नॉट अ ट्राइबल वॉर, क्लियरली इट इज नॉट अ ट्राइबल वॉर। ये तो मतलब इसमें कोई डाउट डिबेट नहीं है। ट्राइबल वॉर्स आज के नहीं है ना, कई 100 सालों से, हजारों सालों से होते हुए आए हैं। करेक्ट है ना, मतलब मैं कई स्टोरीज नागा ट्राइब्स की, और अरुणाचल में भी कई ट्राइब्स हैं जिसमें हेड हंटिंग होती है ये यार, एंड एज लेट एज 1980s, तो 1960s में हेड हंटिंग बंद हो गई थी, बट अनऑफिशियली 1980s तक चली।
जिसके बाद इंसिडेंसेस अब पिछले 30-40 साल से टोटली बंद हो गए हैं. बट यू सी दैट देयर जनरेशंस आर स्टिल लिविंग, सो देयर आर पीपल हु आर लिविंग टुगेदर जिसके माँ बाप ने आपस में एक दूसरे को काटा हुआ है, राइट? So you would have your father or grandfather who has killed somebody, and on the same side they would have their grandfather who has killed somebody in this village, right? But they are still living peacefully. They have made peace with things. उन्होंने अपने मन को समझा लिया है कि भाई ये पुरानी बात थी, जो लड़ाइयाँ थी वो खत्म हो गई, अब वैसा नहीं रहना है. तो जब उसके लिए इतनी नॉलेज जब इंसान में है तो आपको लगता है कि ये ट्राइबल वॉर इतना एस्केलेट हो जाएगा? ट्राइबल वॉर्स होते आए हैं और वो पहले भी हुए हैं, खत्म हो जाते हैं. But this is an outside, like an international geopolitical influence. This is not a local issue. क्योंकि इतने टाइम से नॉर्थ ईस्ट में शांति थी, पिछले 5-7 साल से सब कुछ शांत था. अरुणाचल के बॉर्डर टाउन्स में, मणिपुर में, है ना, कहीं पे भी देख लो, हर जगह, नागालैंड में, राइट, एवरीवेयर देयर वाज पीस, राइट. तो जो लोगों का वो परसेप्शन था कि नॉर्थ ईस्ट में खतरा है जाने से, ये वो सब खत्म हो रहा था. ऑब्वियसली पीपल लाइक अमेरिका एंड चाइना वुड नॉट लाइक कि यहाँ पे शांति रहे. सो दे हैव टू यूज पीपल लाइक बर्मा एंड मेक देम अ वेपन एंड क्रिएट न्यूसेंस. दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग. सो आप जब ट्रैवल करते हैं, दो चीज़ें होती है. वन इज योर पर्सनल, पर्सनल सेटिस्फैक्शन और एक्सपीरियंस. एक होता है कंटेंट क्रिएशन. तो हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन द टू? क्योंकि एक साइड तो हो गया कि भाई देखो और महसूस करो, राइट, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कैप्चरिंग इट एंड कंटेंट क्रिएशन. उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है. सो हाउ डू यू काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन बोथ? सो very, very honestly, the track that I have chosen, the kind of stories that I chase, right, उसमें immediate pleasure थोड़ा कम ही होता है, right? And that is a conscious decision that I have taken because अगर मुझे किसी गांव की या किसी कम्युनिटी की या किसी ट्राइब की स्टोरी सुनानी है, तो पहले तो मेरे को उनके कोर विलेजेस में जाना पड़ेगा, right, जहाँ पे ट्रैवल करना भी आसान नहीं होता है, right, कई बार कई दिन लग जाते हैं पहुंचने में. वहाँ पे रहना, अकोमोडेशन, खाना पीना, कुछ भी आसान नहीं होता है. right. So for me it is not mainly about the visual pleasure या relaxation. For me the high is uncovering a beautiful story. That is my pleasure quotient. तो मेरे को मजा तब आता है जब मुझे चाहे पूरा एफर्ट करके मैं कई 100 किलोमीटर बाइक चला के पहुंचता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, ढूंढता हूँ, और फिर जब मुझे वो कहानी मिल जाती है जो मुझे लगता है कि हाँ दिस इज वर्थ टेलिंग, तो मेरे लिए वो प्लेजर मोमेंट होता है. राइट. क्योंकि ऐसे कई बार होता है कि नहीं भी मिलती, पूरी मेहनत के बाद, करने के बाद नहीं मिलता कुछ अच्छा जो कि वर्थ शेयरिंग हो. तो दोनों तरह की सिचुएशन होती है. सो फॉर मी इट इज नॉट एक्चुअली अबाउट कि एक अच्छे से पहाड़ वाले लोकेशन में जाके एक अच्छे से होम स्टे में बैठ गए और 2 दिन एंजॉय किया और वापस आ गए. So मेरे लिए इट इज मोर अबाउट फाइंडिंग द राइट स्टोरी, फाइंडिंग द राइट पर्सन, फाइंडिंग द राइट प्लेस. तो वो सब बहुत सारी चीजें जब मिलती हैं तब मेरे को कहानी मिलती है. तो उसमें काफी दिन और काफी टाइम और एफर्ट लगता है. राइट. ऐसा कोई जर्नी है जहाँ पे आपको मेंटली या फिर फिजिकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगा था? कई हैं. ज्यादातर आई थिंक फिजिकली चैलेंजिंग तो सभी होंगे आपके लिए. ऑलमोस्ट हर एक में ही होता है. हाँ. जैसे मैं अभी मणिपुर की वो आरंबाई वाली स्टोरी बता रहा था. तो आरंबाई मेकर्स बचे ही नहीं है, वो पूरे मणिपुर में ही 3 लोग बचे हैं. तो उनको ढूंढने में ही इतना मुश्किल हो गया था, मेरे को 1 हफ्ता लग गया था वहां तक पहुंचने में, सिर्फ उस इंसान तक पहुंचने में. फिर उनको मनाना कि शूट भी करेंगे या स्टोरी भी बताओ, ये करो, वो करो. तो बहुत लंबा प्रोसेस था, वो बहुत टीडियस प्रोसेस था. पर मेरे को वो स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग लगी थी कि यार ये स्टोरी तो बतानी है. एक डार्ट जिसकी वजह से कोई आर्मी का तख्ता पलट हुआ है, मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है. दिस शुड बी समथिंग दैट पीपल शुड नो. तो मेरे को ना सिर्फ वो आरंबाई फेंकने वाले मिले, मेरे को एक आरंबाई बनाने वाला भी मिला.
very old guy who has written books and books about Arambai. So he gave me a lot of knowledge. He showed me how to make it, and then I shot it with a guy who could three in the world who know how to throw an Arambai. तो ऐसे कई कहानियां हैं. तो like basically you are saying कि physically challenging तो होती ही है. फिजिकल चैलेंजिंग तो हर एक स्टोरी ही होती है. हर कोई जर्नी, हर कोई स्टोरी, राइट? हर कोई स्टोरी होती है, क्योंकि उसमें फिजिकल और मेंटल भी बोलूंगा मैं, क्योंकि उसमें वंस यू रीच दैट प्लेस देन मैं हमेशा उसमें ही रहता हूँ कि मतलब रात को सो भी रहा हूँ तो मेरे सुबह दिमाग में हो रहा था अब सुबह मैं किससे बात करूंगा, कौन मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो वो बात करने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा तो वो लैंग्वेज समझेगा कि नहीं समझेगा तो मैं किससे ट्रांसलेट कराऊंगा, कैसे उससे सही चीज कैसे निकालूंगा. बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है सब बहुत कुछ, नहीं? अनप्रेडिक्टेबल. तो आई थिंक यू नीड टू इम्प्रोवाइज अ लॉट ड्यूरिंग द जर्नी एज वेल. इट इज ऑल इम्प्रोवाइजेशन. आई हैव नथिंग प्लान्ड. मेरी किसी भी जर्नी में कुछ भी प्लान नहीं होता है. जगह भी मोस्टली एक बहुत वेग सा आइडिया होता है कि इस बार मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ चला जाता हूँ, बट उस बीच में अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि अरे यार वहाँ पे कुछ एक लोकल फेस्टिवल हो रहा है, कल्चरल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक फेस्टिवल या ऑर्गेनाइज्ड फेस्टिवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंडिजिनस फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें लोकल पूजाएं होती हैं, लोकल वो होती हैं. किसी ने मुझे बता दिया कि यार 3 दिन के बाद वो रहा है वहाँ पे, तो मैं सब छोड़ छाड़ के वहाँ चला जाऊंगा, चाहे कितना भी दूर हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये चांस फिर अभी मुझे मिलेगा, उसके बाद शायद 1 साल के बाद वो मिलेगा भी नहीं. करेक्ट, अंडरस्टूड. आप बस्तर में भी रहे, आपने बोला है. बस्तर में मैं ऑलमोस्ट वही 1.5-2 महीना था. वहाँ के बारे में बताइए, क्योंकि लाइक बस्तर इज अ प्लेस लाइक इट्स फियर्ड आल्सो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा एक नक्सलवाद का वो था, इन्फ्लुएंस था. तो जब आप गए थे आपने क्या देखा वहाँ पे? मैंने भी जिसको बोला मैं बस्तर जा रहा हूँ, हर किसी को उसने यही बोला कि दिमाग खराब हो गया, बस्तर जा रहा है, बस्तर जाके क्या करेगा, वहां पे क्या मिलेगा तेरे को, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी. हर किसी ने, मतलब नॉट इवन अ सिंगल पर्सन आई फाउंड हु सपोर्टेड कि हाँ ठीक है. तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अंदर से तो लगता ही है. फिर मैंने कहा बट जाना है तो जाना है, ऐसा भी क्या है यार, लोग तो रह ही रहे हैं ना वहाँ पे, ऐसा थोड़ी है कि कोई जंगल राज चल रहा है यार वहाँ पे भी. इट इज अ प्लेस, पीपल लिव देयर, दे हैव देयर टाउनशिप्स, दे हैव पीपल डूइंग जॉब्स, डूइंग खेती. मतलब हर कोई आदमी कर ही रहा है ना, तो ऐसा कौन सा कोई वो थोड़ी चल रहा है कि कोई वॉर जोन है जिसके बीच में लड़ाई हो रही है. ठीक है, देयर आर इंसिडेंसेस दैट हैपन इन एनी विच वे. व्हेन आई वेंट देयर तो आई फाउंड आउट कि एक तो नक्सलिज्म 80-90% तो खत्म ही हो चुका है. जो बचा हुआ है वो बिल्कुल पॉकेट्स में बचा हुआ है. ठीक है, अबूझ मार करके जो जगह है एक बस्तर की, वहां के कुछ पॉकेट्स में, मेनली वहीं जो बचा हुआ है उसमें से भी 90% वही बचा है, और 10% इधर उधर वो बिल्कुल इनइफेक्टिव सा कुछ कुछ कोनों में बचा हुआ है. सो दे हैव बीन पॉकेटेड. बाकी जितने भी थे दे हैव आइदर सरेंडर्ड और दे हैव बीन शॉट डाउन और किल्ड. तो वो तो सिचुएशन तो बिल्कुल अलग है अभी, नहीं? बिल्कुल नॉर्मल है. अब बात करते हैं कि मेरा पहला वो, इसको छोड़ के जो मेरा पहला एक्सपीरियंस और जो था बस्तर को लेके, इट वाज लाइक सरप्राइजिंग एंड प्लेजेंटली शॉकिंग, क्योंकि बस्तर इतना सुंदर है. हाँ, इतनी खूबसूरत जगह है वो, वहाँ के खेत खलियान, मतलब कई 100 तो वाटरफॉल्स ही है वहाँ पे, और इतनी सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स है. ऐसा नहीं कि नॉर्मल छोटी सी वाटरफॉल गिर रही है उसको वाटरफॉल बोल दिया, मतलब बड़ी बड़ी वाटरफॉल्स हैं, सुंदर वाटरफॉल्स हैं. एक आई थिंक वन ऑफ द वाइडेस्ट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया भी वहीं पे है, बस्तर में. तो इतनी कुछ है वहां पे, खूबसूरती देखने को इतना कुछ है. केव्स हैं वहां पे जाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए. इतने सुंदर सुंदर होम स्टेज बने हुए हैं वहां पे, जहाँ पे आप गांव में जाके उनका फूड, उनका कल्चर एक्सपीरियंस कर सकते हो. इंडिजिनियस कम्युनिटीज भी है वहाँ पे, राइट? मैं उसी पे आ रहा था. तो ये तो विजुअली टूरिज्म की बात हो गई है ना. उसके अलावा कल्चरली वो इतना रिच है, इतनी सारी ट्राइब्स हैं वहाँ पे. करेक्ट. मुड़िया ट्राइब, माड़िया ट्राइब, ध्रुवा ट्राइब, सबके अपने कल्चर हैं, सबके अपने डांसेस हैं, सबके अपने फोकलोर्स हैं, स्टोरीज हैं. कोई हंटिंग ट्राइब है तो मैं हंटिंग ट्राइब्स के साथ जाके रहा, उनके साथ हंट पे भी गया एक बार. उनके गांव में रहा. तो
लोकल अल्कोहल जो बनती है मड़ुआ, उसकी वेराइटीज, तो कितना कुछ है वहाँ पे एक्सप्लोर करने वो को। लोग ऐसे मैंने देखा है खुले में मतलब बेचते भी है नहीं? हाँ, लोकल वहाँ पे जो alcohol? लोकल, तो क्या होता है वहाँ पे ट्राइबल मार्केट्स लगते हैं, जो जैसे कोई बाहर से जा रहा है यस तो यस वहाँ पे यस वीकली ट्राइबल मार्केट्स लगते हैं, और बहुत सुंदर ट्राइबल मार्केट्स होते हैं वो, वेरी वेरी रॉ, और उसमें इस तरह की चीजें मिलती हैं, जैसे आप लोकल खाना पीना खा सकते हो, लोकल अल्कोहल ट्राई कर सकते हो। फिर उसके अलावा वहाँ पे एक उनका एक अपना लोकल स्पोर्ट होता है, मुर्गा लड़ाई। हाँ वो यहाँ पे असम में भी है। तो वहाँ पे बहुत रेगुलर है। अच्छा। मतलब वो होता ही होता है, हर गांव का अपना एक मुर्गा लड़ाई सेंटर होता है। तो वहाँ पे मुर्गा लड़ाई से पूरा एरिना बना हुआ होता है, और उसमें फिर पूरा वहाँ पे वेटनरी टीम भी होती है मुर्गों के लिए, और ऐसे वैसे। अच्छा। हाँ, और खैर बेटिंग भी होती है इलीगली, बट अच्छा। वो एक, इट इज नॉट लीगल बेटिंग, बट वो भी होती है। वहाँ पे लोग होते हैं जो करवा रहे होते हैं। तो बहुत वाइब्रेंट चार्ज कल्चर अप, है ना? हाँ, बहुत वाइब्रेंट कल्चर। तो बस्तर बहुत सुंदर जगह है, मजेदार जगह है बस्तर जाना। और अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, राइट? हाँ, अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि लोग इसी डर से जाते नहीं है। और ओवरऑल लोगों का जो बिहेवियर वगैरह कैसा लगा आपको वहाँ पे? मतलब देखो, अब मैं क्योंकि जैसे मैंने जस्ट लाइक बताया, नॉर्थ ईस्ट एंड मैं बताता हूँ, जब क्योंकि आप किसी, क्योंकि उन लोगों ने बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक टूरिस्ट्स वगैरह बाहर के लोग नहीं देखे थे, राइट? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल आपसे। बाहर के लोगों के साथ उनका मतलब वो कैसा है? नहीं, फेयर इनफ, वो क्वेश्चन बिल्कुल हाँ। सही है, वैलिड भी है। हर जगह पे किसी भी गांव में आप जाओगे, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे हिमाचल या उत्तराखंड के गांव हो, या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के गांव हो, किसी भी गांव में जब आप जा रहे हो ना, जो एक्चुअली अभी गांव गांव है, वहां पे हर जगह पे पहला आपको जो रिएक्शन मिलता है वो क्वेश्चन मार्क ही मिलता है कि कौन है, क्यों आए हो, क्यों आए हैं, क्या चाहिए इसको, ना, या हमारे लिए कुछ गलत तो नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, बोलेगा भी तो इसको करना क्यों है, हमको इससे बात ही क्यों करनी है। वो शुरू वहीं से होता है, बट देन यू हैव टू फाइंड योर वे। मतलब यू कीप, दो तीन चीजों का ध्यान रखो यार। एक तो आप उनको क्लियरली अपना, पहले तो कोशिश करो कि अगर कोई लोकल मिल जाए जो वो हो, तो उससे चीजें काफी आसान हो जाती हैं। करेक्ट। अगर कोई लोकल दोस्त के थ्रू, दोस्त दोस्त करके कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो, चलो ये गांव का रहने वाला भी नहीं हो, पास के शहर का ही रहने वाला हो, बट वो भी साथ में जाएगा, तो एक कंफर्ट लेवल गाइडेंस हो हो जाता जाता है, हाँ। है ना। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर दो तीन पॉइंट्स हैं, जैसे मैं ध्यान रखता हूँ कि यार किसी से भी आप बात कर रहे हो तो एक तो उनको क्लियर अपना मोटिव बता दो कि आप इस काम के लिए आए हो, ये आप करते हो, है ना। फिर मैं कभी कभी जरूरत होती है तो पुराने वीडियोस भी दिखा देता हूँ कि देखो मैं इस टाइप के वीडियोस बनाता हूँ दूसरी जगहों के बारे में, ऐसा ही मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ। तीसरी चीज कि आपको, आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। करेक्ट। मतलब वहां पे जाके आप एटीट्यूड दिखाने लग जाओगे कि हाँ जी हम तो आ गए बाइक पे, क्योंकि बहुत सारे ट्रैवलर करते हैं ऐसा, है ना। अपने ही तड़ी में जाएंगे, अपनी बाइक में करते हुए पहुंच जाएंगे, बिना परमिशन के किसी भी लोकल से बातचीत, माइक लेके बातचीत करनी शुरू कर देंगे। राइट, सो नेवर डू दैट, ऑलवेज शो रिस्पेक्ट एंड यू विल गेट रिस्पेक्ट। फिर एक बार जब वो खुल जाते हैं ना, तो उसके बाद मतलब अपना दिल नहीं, अपना घर, ये वो सब खोल के रख देते हैं आपके लिए। इतना वेलकम मिलता है जब वंस दैट बैरियर इज क्रॉस्ड, तो इतना प्यार मिलता है गांव में कि मतलब किसी भी गांव में, पूरे इंडिया के किसी भी गांव में, वो एक बैरियर क्रॉस होने के बाद इतना प्यार मिलता है कि मतलब वो पूरा दिल, घर सब खोल के रख देते हैं। ना आपसे कोई पैसे की एक्सपेक्टेशन करते हैं, ना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से आप उनको कुछ दे के जाओगे। बस उनके लिए इतना ही काफी होता है कि आप आए हो वहां पे। एक ऐसी चीज या फिर एक ऐसी मिसकंसेप्शन जो आप आज एड्रेस करना चाहोगे रिलेटेड टू यू नो ट्रैवल व्लॉगिंग और समवन हुज ट्राइंग टू गेट इनटू ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग, एक ऐसी कौन सी मिसकंसेप्शन है जो आप एड्रेस करना चाहोगे, आप जो लोगों को लगता है कि है लेकिन नहीं है?
सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन तो यही है, मैं पहले भी 2-3 पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ। हम्म लोगों को लगता है कि आपने जिस दिन से कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, हम्म आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे खूब सारे और आप वायरल हो जाओगे सडनली, हम्म है ना। जो कि होता नहीं है कभी भी। कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो जर्नी, क्योंकि लोग नॉर्मली 99% ऑडियंस तो आपकी तब बनती है जब आप वायरल हो जाते हो, करेक्ट। और उस वायरल होने के प्रोसेस में आपने कितने साल पीछे मेहनत काम की किया है, हाँ। वो किसी को पता नहीं होता, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं ईयर 3 से या ईयर 4 से, जब आपका कोई वीडियो वायरल हो गया तब से आप लोगों की नजर में आने शुरू हुए। राइट। राइट, तो लोगों को लगता है अरे ये तो पहली बार हम देख रहे हैं और वायरल ही है, वाह कितना बढ़िया है, इसके पास तो खूब पैसा आता होगा, हाँ। खूब वायरल है, इसके तो सारे वीडियो ही वायरल होते हैं। बट उससे हम्म। पहले कितने फेलियर्स वीडियोस देखे हैं। फेल हुए हैं, हाँ। जिनके 100 व्यूज भी नहीं हुए, 1000 व्यूज तक भी नहीं पहुंचे। हम्म ऐसे कई 100 वीडियोस करके आप पहुंचते हो जब उस पोजीशन पे कि आप वीडियोस काम करने शुरू होते हैं, हम्म एल्गोरिथम सपोर्ट करना शुरू होती है, लोगों का एक मास आपसे जुड़ना शुरू होता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रोसेस लगता है, बहुत चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स लगते हैं। हम्म वो पूरी एक जर्नी है, हम्म 3-4 साल की जर्नी है, जिसको क्रॉस करके आप उस लेवल पे पहुंचते हो, तो ऐसा नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट। आप नॉर्थ ईस्ट में काफी घूमे हो, मतलब आई नो 3 स्टेट्स अभी भी बाकी है, लेकिन if someone from outside of northeast wants to come to northeast for the first time, ऐसी 3 कौन सी जगह है जो आप उनको रेकमेंड करोगे? Your favorite 3? मेरी टॉप मोस्ट फेवरेट तो अनीनी है, अरुणाचल में। ओके। राइट, मैं वहाँ पे तब गया था जब, अभी तो अनीनी फिर भी थोड़ा सा फेमस हो गया है पिछले 3 साल से, बट मैं तब गया था जब वहाँ पे ना रोड बनी हुई थी, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना मतलब इलेक्ट्रिसिटी थी सॉरी, लेकिन ना कनेक्टिविटी थी, और फोन नेटवर्क नहीं था। सो लोएस्ट मतलब लास्ट कनेक्शन वहाँ पे मिलता था नीचे रोइंग बेस टाउन में, जिसके बाद 10 से 12 घंटे, मतलब वहाँ रोइंग से निकल के उसके बाद 12 घंटे का ट्रैवल है जब आप वहाँ पहुँचोगे। राइट। तो 12 घंटे नीचे तक अब आपके पास कुछ साधन नहीं है कि आप घर पे कुछ कम्युनिकेट भी कर सको, ऐसी सिचुएशन में गया था मैं। तो रास्ते में कभी कहीं स्नोफॉल भी होती है आई गेस वहाँ पे? स्लाइड्स होती हैं, स्नोफॉल नहीं, वो तो मायोदिया एक पास है, हाँ हाँ हाँ। बट वो बहुत सेफ पास है, वो तो कंक्रीट का बना हुआ पास है, तो ऐसी कोई इशू नहीं है वहाँ पे। बट प्रॉब्लम है उसके आगे की, लैंडस्लाइड प्रोन बहुत ज्यादा है वो। ओके। और मैं जब गया था तो बाइक भी मतलब ले जाना मुश्किल था, और वापस आते टाइम तो वहाँ की एक बहुत लंबी स्टोरी है, बट मैं 2 हफ्ते से 18 दिन में अनीनी में फंसा रहा था। 18 वापस आते दिन? बिना नेटवर्क, बिना कम्युनिकेशन, बिना किसी चीज के, और वो दैट वाज लाइक 8 to 10 आवर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, जिससे मैं निकल के वापस पहुंचा था जैसे तैसे अनीनी। जैसे तैसे रोइंग पहुंचे थे? रोइंग नहीं, वापस अनीनी चला गया, रोइंग तो पहुंच ही नहीं पाया ना, फिर 18 दिन तक फिर अनीनी में ही फंसा रहा। ओहो। तो मतलब वो बहुत ही रिस्की वाला सिचुएशन था। जैसे तैसे भगवान ने कृपा रखी और मैं वापस जैसे तैसे अनीनी वापस पहुंच गया। ओके। आई वाज स्टक देयर फॉर 18 डेज। 18 दिन के बाद रास्ता खुला, फिर निकला। और देन बाकी 2? 3 बोले सो थे। अनीनी डेफिनेटली, तो अनीनी हर किसी को जाना चाहिए, क्योंकि अब सिचुएशन भी वहाँ पे मतलब अब नेटवर्क कनेक्टिविटी भी आ गई, प्लस रास्ता भी 60-70% बन चुका है और अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो सेकंड आई थिंक, अगर बिल्कुल टूरिज्म के हिसाब से बात करें तो, जैसे मणिपुर की हम लोकताक लेक की बात कर रहे थे, तो लोकताक लेक के अंदर देयर आर फ्लोटिंग हाउसेस जिसके अंदर आप रह सकते हो। राइट। वो रेंट आउट करते हैं। सो दे विल टेक यू, एक बोट से आपको किनारे से उठाएंगे, फिर उस घर में लेके जाएंगे। वहां पे यू कैन स्टे फॉर द नाइट। तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत है, लोकताक लेक के बीच में फ्लोटिंग हाउस में, फ्लोटिंग बोट में रहना। आप रहे हैं वहाँ पे? हाँ, मैं रहा हूँ। अच्छा। वो ऐसे हिलता रहता है नहीं रात को थोड़ा बहुत? बहुत हल्का सा है, मतलब अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छा। शिप थोड़ी है, लेक है यार। शिप जैसा नहीं है। ओके। इट इज अ लेक। राइट राइट राइट। हाँ, देखा है मैंने। बहुत हल्का सा, पता भी नहीं चलता है। ओके। बट जब आप वॉक करते हो तब थोड़ा सा लगता है। ओके। क्योंकि वहां पे ग्रासलैंड ही ऐसे बने हुए हैं, वो घास है। हाँ। उसको फुमदी बोलते हैं वो लोग। हाँ। तो फुमदी होती है, विच इज अ वाइल्ड वीड की कैटेगरी होती है। राइट, दैट फ्लोट्स ऑन द दैट फ्लोट्स, तो सरफेस। उसी के ऊपर ही
ये घर बने बैम्बू वगैरह देखे इट इज बेसिकली ऑन दीज ग्रास, जिसको फुमदी बोलते हैं, इसी के ऊपर घर बने हुए होते हैं। तो पैसेज भी अगर कटा हुआ है रास्ता, एक बोट से किचन पे जाना है, तो वो ये फुमदी का रास्ता काट के बनाया होता है। तो उस पे जब आप चलते हो तो हल्का हल्का सा वॉबल करता है। डर नहीं लगता लेकिन ना? नहीं, डर नहीं लगता, सेफ है, कोई दिक्कत। ओके। और तीसरा तो 3 अलग अलग स्टेट्स ही बताता हूँ। तीसरा आई थिंक, जैसे अब मैं अनएक्सप्लोर्ड जगहों की बात करूँ तो बस्तर आई थिंक डेफिनेटली इज वर्थ एक्सप्लोरिंग, क्योंकि लोग वहाँ जाने से डरते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि आई थिंक पीपल शुड गो टू बस्तर, व्हिच इज लाइक कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड। सो और नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको बोलना हो कोई तीसरा जगह, तो नॉर्थ ईस्ट में ही अगर तीसरी जगह बोलनी हो तो अभी मैं रिसेंटली जाके आया था यार, तवांग साइड पे एक नया सर्किट ओपन हुआ है अभी। इसी साल से ओपन हुआ है वो, मागो सर्किट। ओके। चूना वैली और मागो वैली, ये एक एरिया है जो जांग से 2-2.5 घंटा जिसके लिए रास्ता कटता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मेन स्ट्रीम तवांग टाउन, आप जांग से और 2-3 घंटा अंदर जाओ तो बहुत खूबसूरत वैली है। वहाँ पे ब्रोकपा कम्युनिटी रहती है, जो कि नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स में याक में डील करते हैं। तो उनके गांव में जब मैं गया, जिथांग बस्ती करके एक जगह है, उसकी स्टोरीज भी मैंने अभी रिसेंटली डाली थी। तो वहां पहुंचते हो तो आप दुनिया ही अलग है यार। वो इतना दूर रिमोट में रहते हैं, उनके चारों तरफ याक ही याक है, कई 100 याक देखने को मिलेंगे आपको एक साथ। वहां पे वो लद्दाख जैसा है क्या थोड़ा बहुत? लद्दाख जैसा नहीं है यार, वहाँ पे ग्रीनरी है, मेडोज हैं। लद्दाख में वैसा नहीं है, लद्दाख इज मोर ड्राई है, लैंडस्केप डिफरेंट है। बट ऑलराइट, तो आई थिंक दिस इज द थर्ड वन। ओके। हमने रिसेंटली बहुत सारा ऐसा कंटेंट देखा है वेयर travelers or even travel vloggers or travelers in general, they have not been responsible enough to during exploring a place. So regarding that, what do you want to address to someone who wants to start travel vlogging or making travel content? तो आप ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप एक अपकमिंग क्रिएटर को बताना चाहोगे in terms of being responsible? यार, फॉर एनी क्रिएटर एक चीज तो देखो मैं बोल ही चुका हूँ कि रिस्पेक्ट। मतलब वो मैं बहुत काफी जगह मैं मिसिंग देखता हूँ। मतलब लोग इस एटीट्यूड के साथ आते हैं कि ये तो हमारा हक है, राइट? वो मतलब उनका एटीट्यूड ही वही होता है कि अरे हम तो आए हैं, है ना, और आ गए तो आ गए, हमारा हक है। ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में कोई ऐसे घुस जाएगा, रिस्पेक्ट नहीं दिखाएगा, परमिशन नहीं लेगा आपसे, एक बेसिक कर्टसी नहीं दिखाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप अगर किसी के गांव में जा रहे हो, किसी की जगह पे जा रहे हो, तो आपको एक बेसिक कर्टसी तो लेके ही जानी पड़ेगी ना। वो एक आपके उसमें एक हम्बलनेस तो होनी चाहिए आपके एटीट्यूड में। आप इस फॉर ग्रांटेड लेके नहीं जा सकते कि अरे हम आए तो इनको हमारे को वैसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ये बात करनी पड़ेगी, हम तो टूरिज्म दे रहे हैं इनको, हम रेवेन्यू दे रहे हैं। ठीक है, वो दे रहे हो, दैट इज सेकेंडरी। फर्स्ट इज यू नीड टू बी अ गुड पर्सन, सो बी अ गुड पर्सन, बी अ डिसेंट पर्सन। गुड भी चलो छोड़ो, डिसेंट, डिसेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप डिसेंट इंसान बन के जाओ वहाँ, लड़का हो या लड़की हो। आई थिंक दैट इज, इवन इफ आप किसी म्यूजिक फेस्टिवल में भी जा रहे हो, यहाँ पे इतने आजकल केसेस आते हैं लड़ाई झगड़ों के, वहां पे भी अगर आप जा रहे हो तो आप एक डिसेंसी के साथ जाओ ना यार। तो एक डिसेंसी, आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू मेंटेन। सेकंड इज सिविक सेंस, जो कि इट इज नॉट इवन रिलेटेड टू अ कंटेंट क्रिएटर और अ ट्रैवलर और एनीथिंग, इट इज फॉर एवरीबॉडी। लोकल के लिए भी है वो, एक टूरिस्ट के लिए भी है, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए भी है। आपको सिविक सेंस होनी चाहिए यार, कि अगर आप नदी के किनारे बैठ रहे हो आग जला के, आपने चिप्स के पैकेट जलाए, आपने अल्कोहल की बॉटल्स खोल ली, तो आप जब वापस जा रहे हो तो एक थैली में भर के वापस लेके जाओ यार, उसको ठीक जगह पर डिस्पोज करो। डेफिनेटली, इसको सिविक सेंस बोलते हैं इसके अंदर। और ये लोकल्स भी करते हैं, इवन लोकल्स डू इट। उनको लगता है कि ठीक है हमारी जगह, हम तो छोड़ के आ जाएंगे, हमें कौन बोलेगा। बट दैट इज नॉट राइट। सो दिस सिविक सेंस शुड बी विद एवरीबॉडी इक्वली। एक ट्रैवलर के लिए भी, कंटेंट क्रिएटर के लिए भी, आम आदमी के लिए भी, जो लोकल है उसके लिए भी। तो ये एक सिविक सेंस है जो इंसान में होनी चाहिए। एक शहर में रहने, आप ट्रैवल नहीं भी कर रहे यार, आप गुवाहाटी में भी घूम रहे हो, आप
शीशा खोल के टबैको का पैकेट फेंक दो या सिगरेट की बट फेंक दो या चिप्स का पैकेट फेंक दो, दिस इज नॉनसेंस। डेफिनेटली मतलब दैट इज समथिंग दैट यू शुड नॉट बी डूइंग। Yeah. तो ये दो चीजें मैं बोलूंगा कि होनी चाहिए सब में। डेफिनेटली मैं कसोल गया था एक्चुअली लास्ट ईयर। कसोल तो पूरा कचरा घर बन चुका इतना कचरा है वहां पे, लाइक दिस एंटायर पार्वती रिवर, रिवर साइड बहुत गंदा है। मुझे बहुत दुख हुआ देख के। आई नो। फिर मैं जब, लेकिन थोड़ा ऊपर अच्छा है, मतलब प्लेसेस लाइक कालगा एंड ऑल ना, वो थोड़ा पुलगा, साफ है। कालगा, तोश, हाँ वो सब बट थोड़ा वही है, बहुत जैसे साफ जैसे है। लोग ऊपर जाते जाएंगे वो वही सिचुएशन होती जाएगी। लोकल अथॉरिटीज को भी इसमें बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, मतलब वो एक बड़ा अच्छा लेवल का फाइन सिस्टम Definitely. और उसका इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों चीजें होनी चाहिए। उसका एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए और वो एक बड़ा फाइन भी इम्पोज करना चाहिए। उसके बिना लोग समझेंगे नहीं। हेलमेट तभी पहनता है आदमी अपनी लाइफ को बचाने के लिए नहीं पहनता है कि भाई मेरे को 1000 रुपए का चालान देना पड़ जाएगा इसलिए पहनता है। तो हमारे देश में लोग ऐसे ही समझते हैं। असम में फिर भी आई थिंक अभी हेलमेट का एटलीस्ट थोड़ा बहुत सॉर्टेड है, क्योंकि लोग पहनते हैं, मतलब द राइडर इज ऑल्सो वेयरिंग इट, पिलियन इज ऑल्सो वेयरिंग इट, तो थोड़ा ठीक हुआ है। लेकिन अभी भी मेट्रो सिटीज में मैं देखता हूँ कोई हेलमेट नहीं पहनता। बॉम्बे में बहुत सारी मैंने ऐसे चीजें देखी है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते, दिल्ली में नहीं पहनते। वही मैं बोल रहा हूँ, तभी पहनते हैं जब पुलिस वाला दिखाई देता है। उनको पता है इस एरिया में पुलिस वाले खड़े होते हैं तो वहीं पहन के जाएंगे। पुणे में तो रूल ही नहीं है। आई वाज सरप्राइज्ड, पुणे में हेलमेट, मतलब हर छोटे से छोटे शहर में मैंने देखा, चलो डबल हेलमेट नहीं हो, जैसे जयपुर में डबल हेलमेट है, ओके कंपलसरी। ओके। पुणे जैसी सिटी के अंदर सिंगल हेलमेट भी नहीं है। ऐसे ही चला रहे लोग, ऐसे ही चला रहे लोग। इट वाज सरप्राइजिंग। राइट। कभी ऐसा हुआ है आपने सब कुछ शूट किया, एडिटिंग वगैरह हो गया, लेकिन आपने वो पोस्ट नहीं किया क्योंकि आपको वो ऑथेंटिक नहीं लगा, या फिर आपको लगा बहुत कि बार होता है ऐसा। बहुत बार होता है। अभी एक मेरी बहुत अच्छी स्टोरी है। अभी मैं रिसेंटली लास्ट ट्रिप में जीरो गया था। जीरो का लोकल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, जीरो गए थे। जीरो गया था। वहां पे म्योको फेस्टिवल होता है, ओके जो कि आपातानी ट्राइब का इंडिजिनस फेस्टिवल है। ओके 3 दिन का फेस्टिवल होता है वो। ओके। बहुत सुंदर फेस्टिवल होता है। उनके अपने रिचुअल्स होते हैं, 3 दिन तक पूरी चीजें होती हैं। सुअर का सैक्रिफाइस भी होता है बिफोर ऑल द प्रोसेस। फिर वहाँ पे उनके स्पिरिट्स को बुलाया जाता है, उनको पैसिफाई किया जाता है, ऐसे 3 दिन तक। फिर रात को वहाँ पे ये कल्चर होता है कि आप किसी के भी घर में आ जा सकते हो। दैट नाइट, उन 3 रातों एवरीवन इज में वेलकम, एवरीवन इज वेलकम एंड पीपल कंसिडर इट कि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना अच्छा है। तो वो वैसे ही होता है, मतलब आप किसी को नहीं भी जानते, बस्ती का कोई बहुत दूसरी बस्ती में भी आप चले गए और वहां पे किसी को नहीं जानते, तो आप जाओ और लोग वेलकम करेंगे, आप जाओ दोस्तियां करो। तो उसका मैं काफी 3 दिन तक रह के शूट करके आया था। बट सिर्फ वो दिखा के पॉइंट नहीं है, मुझे चाहिए था कि ये कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, म्योको का मीनिंग क्या है। लोग पहले समझते थे म्योको मीन्स द स्पिरिट, जिसको बुलाते हैं। दैट इज नॉट इट। म्योको बाद में मुझे पता चला, एक प्रीस्ट को ढूंढने में मुझे 3 दिन लग गए थे वहां पे, जिसको ऑथेंटिक कहानी पता थी। उसने बताया म्योको का तो मतलब होता है मैदान, खाली जगह, बड़ी जगह। मतलब 2-3, बट बेसिकली अ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड। उसके कुछ मीनिंग थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, बट जो स्पिरिट का नाम है वो कुछ और ही है, जिसको बुलाते हैं। तो वहां के कई लोकल्स को लगता था कि म्योको का फेस्टिवल मतलब म्योको बुलाने का। तो वो मैंने जाके डिस्कवर किया। अब वो स्टोरी मैं अभी तक पोस्ट ही नहीं कर पाया हूँ। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के जो प्रीस्ट हैं जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, उसका मैं अभी तक ऑथेंटिक ट्रांसलेशन ही नहीं करवा पाया हूँ। मेरे लोकल दोस्त के थ्रू मैं ट्राई कर रहा हूँ, 6-7 महीने हो गए, बट मैं अभी तक वो ला ही नहीं पाया हूँ। तो जो एक्चुअल स्टोरी है जो उन्होंने उस टाइम पे बताई थी, नरेट करी थी, वो है मेरे पास, वेगली मुझे पता है। बट वो जो कहानी है, क्योंकि जीरो में जो आपातानी ट्राइब है, दैट बिलोंग्स टू तानी क्लैन। तानी क्लैन जिसके अंदर निशी 5 ट्राइब्स आती हैं, मेजर ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल। निशी आपातानी, गालो, आदि और तागिन। तो ये सब तानी क्लैन में आती हैं।
तो उनका जो मदर्स जो स्टोरी है, जो मेन स्टोरी है, दैट आबो तानी मीन्स फादर तानी. तानी वाज देयर फर्स्ट ह्यूमन. तो उनकी सबकी स्टोरीज आबो तानी से निकल के आई हैं. तो वो जो कहानी उन्होंने बताई थी उसका मेरे को ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा है कि वो आबो तानी से क्या लिंक है. कुछ वेगली मुझे पता है कि 2 भाई आए थे, 2 भाई ने आके ये शुरू किया था, ऐसे वैसे करके कुछ रिचुअल्स करो, सेलिब्रेट करो, उससे ये होगा. बट वो प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा है. तो वो 6 महीने हो गए शूट करके, अभी तक मैंने पोस्ट नहीं करी वो, सिर्फ इस वजह से. ऐसा बहुत होता है, राइट. बट मैं तब तक करूंगा भी नहीं जब तक मुझे ऑथेंटिक चीज मिल जाएगी. इट इज नॉट जस्ट अबाउट कंटेंट, इट इज अबाउट द राइट स्टोरी, टेलिंग पीपल द राइट थिंग. अगर कल सोशल मीडिया ना रहा तो आप क्या करेंगे? यार मैं सोशल मीडिया ना रहा, ये जैसा टाइम चल रहा है उसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल है. बट अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये वाली सिचुएशन है, तो मतलब दुनिया उस पॉइंट पे है कि मतलब अब कुछ बचा ही नहीं है. डिजिटल कुछ नहीं बचा है. डिजिटल कुछ नहीं बचा है. तो मैं तो बोलता हूँ बहुत बढ़िया सिचुएशन है. फिर तो उस सिचुएशन में आइडियल चीज है कि एक छोटा सा नदी के किनारे घर बनाओ, पास में खेती करो और उसमें रहो. मैं तो शायद वैसा ही कुछ करूंगा. और वो एनी विच में शायद मैं लाइफ में इन नियर फ्यूचर प्लान तो साथ में है ये करने का. हाँ. बट अगर कुछ भी नहीं है तब तो फिर बहुत ही बढ़िया यही करूंगा. आप नॉर्थ ईस्ट में ही सेटल हो जाओ ना, वही बढ़िया रहेगा आपके लिए. मैं तो सोचता हूँ. हाँ, मुझे नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा लगता है. सो प्रोबेबली आई विल हैव सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन नॉर्थ ईस्ट फॉरएवर. ये तो अब मेरे लाइफ से जुड़ ही गया है. तो वो अब किस तरीके से होगा, क्योंकि मेरे काफी सारे बिजनेस प्लान्स भी हैं related to Northeast, where I'll be part of, in some way work related to Northeast. Maybe Jaipur can be the base, but I keep traveling regularly. और यहाँ पे कुछ plans हैं मेरे about giving knowledge about tribal culture and all. तो वैसे ही मैनिफेस्ट होगा. कुछ ऐसा करने की आपकी मतलब ऐसा कुछ प्लान है क्या कि you want to make a repository and put all of that knowledge that you have got ना, जो भी आपने सीखा है उसको एक रिपोजिटरी में कन्वर्ट करके एक अच्छा एक कुछ नॉलेज बेस बनाना, ऐसा कुछ प्लान है आपका? हाँ है, वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ प्लान है. बट वो किस तरीके से होगा वो मेरे को अभी डिटेल में मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, बता भी नहीं पाऊंगा. हाँ. बट आइडिया ऐसा है कि एक ऐसी जगह मैं क्रिएट करूँ जहाँ पे people can come enjoy, learn about the local tribal culture, and probably even stay for a few days and then leave with an experience and knowledge. तो वैसे कुछ आइडियाज हैं मेरे दिमाग में. सो नॉर्थ ईस्ट इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ. तो वो कहीं नहीं जा रहा. सो दैट विल बी देयर. So good to hear that. On that note, thank you so much, Shiva, for coming to our podcast today. हमें बहुत अच्छा लगा. We hope आपको भी अच्छा लगा होगा. बहुत मजा आया. और we wish you all the best. जो भी आपके future endeavors है, आप please अच्छा कंटेंट बनाते जाइए, हमें अच्छी चीजें दिखाते जाइए, जो हम लोगों ने नहीं देखा है पहले. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू अभिलाष, एंड थैंक यू एवरीवन हु हैज वॉच्ड टिल हियर. डेफिनेटली subscribe to Outlook with Abhilash, and my channel is on Shiva Tells, SHIVATELLS. We'll put the link in the descriptions also. Yeah, he'll be putting the link in the description. So on every channel, कोई भी Facebook, YouTube, Instagram, सब पे Shiva Tells ही है, where you can go. And as I end all my videos with the wish and a manifestation, खुशियाँ always.